चलो फ्रेंड, आज जर्मी बेंथम के बारे में पढ़ेंगे। जर्मी बेंथम को यूटिलिटेरियन थिंकर माना जाता है, यूटिलिटेरियनिज्म से एसोसिएट किया जाता है। हालांकि यूटिलिटेरियनिज्म पहले भी विद्यमान था। ग्रीक फिलासफी में ग्रीक थिंकर को किया था, प्लेटो और अरिस्टो को, तो वहाँ पर सोफिस्टों की चर्चा की गई थी। सोफिस्ट वही थे, यूटिलिटेरियन ही थे, ये बात है। फिर जर्मी बेंथम, इनका जो टाइम पीरियड रहा है 1748 से 1832 के बीच में रहा, और इनका एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट था कि मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। तो ये सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करते थे। का जीवन परिचय देख लेते हैं। तो जर्मी बेंथम का जन्म कब हुआ था? 15 फरवरी 1748 को लंदन के एक प्रतिष्ठित वकील परिवार में इनका जन्म हुआ। परिवार में अच्छे शैक्षणिक वातावरण के कारण बेंथम की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया था, और उसे भी भविष्य में वकालत के पेशे में लगाने की योजना परिवार वालों के मन में थी। तो जैसा आजकल होता है कि माता पिता पहले ही सोच लेते हैं कि हमारे बच्चे को क्या करना है, इस प्रकार बेंथम के जो माता पिता थे वो भी चाहते थे कि बेंथम आगे चल के एडवोकेट बने, वकील बने। बेंथम आरंभ से एक कुशाग्र बुद्धि का बालक था। उसने अल्प आयु में ही लैटिन, फ्रेंच, यूनानी भाषा सीख ली थी। बेंथम ने 15 वर्ष की आयु में ही ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के क्वींस महाविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त कर ली थी। इतना टैलेंटेड व्यक्ति था बेंथम। इसके उपरांत उसने कानून की पढ़ाई आरंभ की। विश्वविद्यालय में अध्ययन के समय ही बेंथम ने पुस्तकों की दुकान पर पिस्टले की पुस्तक एसे ऑन गवर्नमेंट में हचसन के ये शब्द पढ़े, क्या कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। तो अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, ये जो वर्ड हैं, ये जो स्टेटमेंट हैं, ये जर्मी बेंथम ने खुद नहीं ईजाद किए थे, बल्कि ये उसने एसे ऑन गवर्नमेंट, जो कि पिस्टले की बुक थी, में हचिसन के शब्द थे। बेंथम ने बाद में लिखा कि इस पुस्तक तथा इस वाक्य ने ही मेरे सामान्य और व्यक्तिगत नैतिकता संबंधी सिद्धांत निर्मित किए हैं। मैक्सिमम हैप्पीनेस टू मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। विधिशास्त्र में अध्ययन करने के पश्चात बेंथम ने 1769 में वकालत शुरू की, क्योंकि उसके महत्वाकांक्षी पिता उसे लॉर्ड चांसलर के रूप में देखना चाहते थे। लॉर्ड चांसलर के रूप में उसको देखना चाहते थे। वकील के रूप में उसका व्यवसाय अल्पकालीन ही रहा। अपनी वकालत के स्थान पर उसने रसायन और भौतिक शास्त्रों की ओर ज़्यादा ध्यान दिया। वकालत में रुचि न होने के कारण, क्या मूल कारण था इसका? तत्कालीन इंग्लैंड में प्रचलित त्रुटिपूर्ण लॉ। बेंथम इन कानूनों में समय के अनुसार परिवर्तन करना चाहता था। बेंथम ने इंग्लैंड के प्रसिद्ध कानूनविद ब्लैकस्टोन की पुस्तक अंग्रेजी कानून की टीकाएं, कमेंट्रीज ऑफ इंग्लिश लॉ की आलोचना के लिए अपनी पुस्तक अ फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट लिखी। अ फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट बेसिकली 1776 में लिखी जाती है ये पुस्तक बेंथम के द्वारा। और ये पुस्तक जो ब्लैकस्टोन थे, तत्कालीन समय के कानूनविद, उनकी जो पुस्तक थी अंग्रेजी कानूनों की टीकाएं, कमेंट्रीज ऑफ इंग्लिश लॉ, उसकी आलोचना, उसको क्रिटिसाइज करने के लिए लिखी गई थी। यह पुस्तक बिना लेखक के नाम से प्रकाशित हुई, जिसमें ब्लैकस्टोन की कमेंट्रीज की तीव्र आलोचना की गई। इस पुस्तक ने इंग्लैंड के न्यायिक क्षेत्र में हलचल मचा दी। इस पुस्तक के विचारों की महानता से अनुमान लगाया जाने लगा कि यह पुस्तक तत्कालीन कानूनविद लॉर्ड मैंसफील्ड, लॉर्ड कैम्पडन या डनिंग में से किसी एक की हो सकती है। ऐसा माना गया। क्योंकि बेंथम तो अभी शुरू में वकालत किया था, उसका वकालत का धंधा भी बहुत ज़्यादा नहीं चल रहा था, धंधा भी मंदा था। तो उसे लगा कि कौन अपना नाम खराब करे, तो उसने बिना नाम के ही पुस्तक को प्रकाशित कर दिया। लेकिन ये पुस्तक बिल्कुल छा गई, तो लोगों ने इसका नाम पूछना स्टार्ट कर दिया। लोगों ने गेस करना कि स्टार्ट कर दिया कि शायद ये जो तत्कालीन कानूनविद हैं, लॉर्ड मैंसफील्ड या लॉर्ड कैम्पडन या डनिंग की होगी। लेकिन बाद में पता चला कि ये बेंथम की बुक है। इस पुस्तक से लॉर्ड सेलबर्न, जो उस समय इंग्लैंड की राजनीति का एक शक्तिशाली पुरुष था, इतना प्रभावित हुआ कि उसने बेंथम का संरक्षक बनना स्वीकार कर लिया और अपने यहाँ अभिजात वर्ग के लिए होने वाले कार्यक्रमों में उसे आमंत्रित करने लगा। सेलबर्न के यहाँ भी बेंथम की मुलाकात कुमारी ड्यूमोंट से हुई। उसने उसकी पुस्तकों का फ्रेंच भाषा में अनुवाद किया। परिणाम स्वरूप बेंथम के विचार अब पुर्तगाल, स्पेन, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप और रूस तक प्रचलित हो गए। तो बेंथम, हालांकि वो इंग्लैंड में इतना ज़्यादा फेमस नहीं था, लेकिन उसके बाहर इंग्लैंड के बाहर उसका ज़्यादा ख्याति मिली थी। घर के मूल की दाल बराबर था बेंथम बेचारा उस समय।
बेंथम ने हेल्वेटियस से यह सीखा कि कानून बनाना लौकिक कार्य, जाति और वर्गीय विभेदों में अविश्वास रखने वाले बेंथम ने इंग्लैंड, फ्रांस, भारत, मेक्सिको, चिली आदि देशों के लिए विधि संहिता निर्माण करने का प्रयास किया। सन 1792 को फ्रांस की राष्ट्रीय परिषद ने बेंथम को फ्रांसीसी नागरिकता की उपाधि से विभूषित किया। उन्हें यह सम्मान उनकी रचना ड्राफ्ट ऑन अ न्यू प्लान फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द जुडिशियल एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फ्रांस के लिए मिला था। ड्राफ्ट ऑफ अ न्यू प्लान फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ जुडिशियल एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फ्रांस के लिए मिला था। फ्रांसीसी क्रांति के समय स्वतंत्रता और राष्ट्रीय उत्थान से संबंधित बेंथम के विचारों का फ्रांस में बहुत अधिक सम्मान हुआ। 1825 में जब वह फ्रांस गया तो उसका वहाँ एक विजेता के रूप में स्वागत हुआ। ये देखिए किस प्रकार बाहर उसका सम्मान होता था। बेंथम की प्रसिद्धि इंग्लैंड की तुलना में दूसरे देशों में ज़्यादा और शीघ्र फैली। हैजलिट का मत था कि उसका नाम इंग्लैंड में कम, यूरोप में अधिकतर और चिली के मैदानों और मेक्सिको की खानों में अधिकतम हुआ। बेंथम एक दार्शनिक, कानूनविद होने के साथ साथ एक सुधारक भी था, रिफॉर्मर भी था। उसने शिक्षा, आपराधिक न्याय, जेलों तथा मजदूरों के सुधारों हेतु अनेक प्रयास किए। उसने लंदन विश्वविद्यालय की स्थापना में सहायता की। 1824 में उसने वेस्टमिनिस्टर रिव्यू पत्र आरंभ किया ताकि अपने उपयोगितावादी सिद्धांतों और दार्शनिक सुधारवादी चिंतन को आगे बढ़ा सके। बेंथम ने भारतीय पुनर्जागरण के पिता राजा राम मोहन राय के साथ मित्रता की और पत्र व्यवहार किया। राजा राम मोहन राय बेंथम के चिंतन और उपयोगितावाद से प्रभावित हुए। राजा राम मोहन राय के स्वतंत्रता संबंधी विचारों पर सामाजिक उपयोगितावाद का दृष्टिकोण सुस्पष्ट प्रतिबिंबित होता है, तो इसने राजा राम मोहन राय को भी प्रभावित किया। दोनों में पत्राचार भी हुआ था, तो ये बात भी है। तो राजा राम मोहन राय को भारत में सुधार हुए हैं, सामाजिक सुधार हुए हैं, उनका अग्रदूत कहा जाता है। बेंथम न केवल उच्च कोटि का सुधारक था, अपितु सहृदयता, भाव प्रवणता, विशाल दृष्टिकोण का भी कोच था। सदैव आशावादी और प्रसन्नचित्त रहने वाले बेंथम ने जीवन भर अपना प्यार संसार के लोगों, पशु पक्षियों, फूल पौधों में बांटा। कठिन परिश्रम का प्रबल समर्थक बेंथम अपने जीवन के अंतिम चरण में भी सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय रहा। 1832 में उपयोगितावाद के इस प्रबल प्रवर्तक की मृत्यु हो गई। उसकी इच्छा अनुसार उसके शरीर को जंतु विज्ञान की प्रयोगशाला को दे दिया गया, जहां उसे चीर कर उसके स्रव ऑटो आइकन को लंदन विश्वविद्यालय में सुरक्षित रखा गया, जो आज भी मौजूद है। बेंथम ब्रिटेन का रहने वाला था उपयोगितावाद का प्रारंभिक प्रतिपादक, संस्थापक नहीं है ना, तो प्रारंभिक नहीं है क्योंकि सोफिस्ट भी इसके पहले उपयोगितावाद की बात करते थे। उपयोगितावाद एक ब्रिटिश विचारधारा है जिसके 3 प्रसिद्ध विचारक हैं, जर्मी बेंथम, जेम्स मिल और स्टुअर्ट मिल। अन्य उपयोगितावादी फ्रांसिस हचिसन, डेविड ह्यूम, हेल्वेटियस और प्रिस्टले। सेवाइन ने बेंथम को दार्शनिक अमूल परिवर्तनवाद यानी फिलोसॉफिकल रेडिकलिज्म का प्रणेता कहा। किसने? सेवाइन ने। इसका कारण है कि राजनीति का नैतिकता से पृथक्करण यानी एथिक्स और पॉलिटिक्स का सेपरेशन, ब्रिटेन में प्रचलित तत्कालीन अमूर्त विचारों का खंडन, जो अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ थे तत्कालीन समय में इंग्लैंड में प्रचलित थे, उनका खंडन किया। फिर प्राकृतिक अधिकारों की जगह वैधानिक कानूनों व कानूनों की स्थापना तथा संस्थाओं में अमूल चूल परिवर्तन का समर्थन किया। तो जो बेंथम था वो नेचुरल राइट्स की भर्त्सना करता था, नेचुरल राइट को क्रिटिसाइज करता था। उसका मानना था कि जो राइट्स हैं वो लीगल होने चाहिए ना, तो जो नेचुरल राइट्स हैं वो नॉनसेंस अपॉन स्टिल्ट है, और जो राइट्स हैं वो स्टेट के क्रीचर, स्टेट उनको बनाता है ना, कानूनी जो अधिकार हैं उनको वो ज़्यादा महत्व देता था। बेंथम ने फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित हो फिलोसॉफिकल रेडिकल नामक दल की भी स्थापना की थी। फिलोसॉफिकल रेडिकल नामक दल की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य क्या था? सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक संस्थाओं में अमूल चूल परिवर्तन यानी रेडिकल परिवर्तन करना, परिवर्तन को अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम हित की कसौटी पर कसना। तो मैक्सिमम हैप्पीनेस टू मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, अगर कोई भी परिवर्तन हो ऐसा उसका मतलब इस सिस्टम पर वो बेस्ड होना चाहिए, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख या अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम हित। फ्रांसीसी दार्शनिक ब्लाड, एड्रियन, हेवेल्टियस उनके प्रेरणा स्रोत थे। हेवेल्टियस ने बेंथम से यह सीखा कि कानून बनाना, तो हेवेल्टियस
हेबिलिटियस से बेंथम ने यह सीखा कि कानून बनाना सबसे महत्वपूर्ण लौकिक कार्य है। कानूनों द्वारा समाज में सुधार लाया जा सकता है। बेंथम ने 1790 में फ्रांस में न्यायिक प्रतिष्ठान की स्थापना के लिए एक नई योजना, अ न्यू प्लान फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जुडिशियल एस्टेब्लिशमेंट, तैयार की थी। अतः उन्हें 1792 में फ्रांस की मानद यानी ऑनरी नागरिकता प्रदान की गई थी। माइकल डॉयल ने क्या लिखा है? माइकल डॉयल ने लिखा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण लिबरल थिंकर हैं, इंटरनेशनल थिंकर नहीं है। इंटरनेशनल रिलेशन की थ्योरी होती है उनका, डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी की है, थिंकर है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। पहले तो क्या कहा है कि जेरेमी बेंथम रेडिकल सुधार ग्रुप के प्रमुख राजनीतिक दार्शनिक थे। तो जेरेमी बेंथम रेडिकल सुधार ग्रुप के प्रमुख राजनीतिक दार्शनिक थे। रूसों के समान वास्तविकता से भागकर उन्होंने रहस्यवाद में शरण नहीं ली। रूसों के समान वास्तविकता से भागकर उन्होंने रहस्यवाद में शरण नहीं ली। उन्होंने समस्याओं पर वैज्ञानिक तरह से विचार किया। उन्हें पूरा विश्वास था कि यदि सही नापजोख की जाए तो लोगों के दुख कम किए जा सकते हैं, उनकी खुशी बहाल की जा सकती है, ऐसा उनका मानना था। और ये क्या कौन बोलता है? माइकल डॉयल, डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी से रिलेटेड थिंकर हैं। चलिए इनकी कृतियाँ देख लेते हैं तो क्या क्या राइटिंग्स रही हैं। जेरेमी बेंथम पहली है कि फ्रेगमेंट्स ऑन गवर्नमेंट, ये 1776 में लिखी जाती है और ये शासन पर, गवर्नेंस पर लिखी गई है पुस्तक। यह पुस्तक ब्लैक स्टोन की कानूनी टीका के विरोध में लिखा गया था और बेंथम को विधि शास्त्र का न्यूटन कहा जाता है। एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन 1789 में आती है। एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन, अ थ्योरी ऑफ पनिशमेंट एंड रिवार्ड 1801 में। द लिमिट्स ऑफ जुरिस्प्रूडेंस 1802 में। थ्योरी ऑफ लेजिस्लेशन 1802। प्लान फॉर पार्लियामेंट्री रिफॉर्म 1809। रेशनल ऑफ एविडेंस, तो ये 1827 में आती है और यह अंतिम पुस्तक थी। इसका संपादन जे एस मिल ने किया था। रेशनल ऑफ एविडेंस 1827 इनकी अंतिम पुस्तक थी और उसका संपादन जे एस मिल ने किया था। कॉन्स्टिट्यूशनल कोड 1830 में आती है। नार्किकल फेलिसीज 1791। 1824 में बेंथम ने जेम्स मिल के साथ मिलकर उपयोगितावाद को समर्पित समाचार पत्र वेस्ट मिनिस्टर रिव्यू निकाला था। बेंथम की अन्य पुस्तकें कि अ डिफेंस ऑफ अब्सर्वरी, तो ये डिफेंस ऑफ उशरी, तो ये 1787 में बुक आती है। डिस्कोर्सेस ऑफ सिविल एंड पीनल लेजिस्लेशन 1802 में। अ ट्रीटाइज ऑन जुडिशियल एविडेंस 1813 में। ट्रीटाइज ऑन जुडिशियल एविडेंस। पेपर्स अपॉन कोडिफिकेशन ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1817 में। द बुक्स ऑफ फेलिसीज 1824। ऐसे ऑन पॉलिटिकल टैक्टिक्स 1791। रेडिकलिज्म नॉट डेंजरस 1819। रेडिकलिज्म नॉट डेंजरस। टेबल ऑफ स्प्रिंग ऑफ एक्शन 1815। मैनुअल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1816। प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ और नॉट पॉल बट जीसस। बेंथम के विभिन्न विषयों पर विचार, प्राकृतिक अधिकार पर, नेचुरल राइट्स पर उनके क्या विचार थे देखते हैं। तो लॉक द्वारा प्रतिपादित प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत। तो नेक्स्ट दोस्तों, बेंथम के विभिन्न विषयों पर विचार। तो सबसे पहला है प्राकृतिक अधिकार, नेचुरल राइट्स के बारे में क्या सोचता है बेंथम। तो लॉक द्वारा प्रतिपादित प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत का ये विरोध करता है। कौन? बेंथम। तो लॉक ने नेचुरल राइट कॉन्सेप्ट दिया था जिसमें वो 3 राइट्स को शामिल करता है। राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, और ये अभेद्य राइट है अकॉर्डिंग टू इनएलिएनेबल राइट है लॉक के अनुसार। बेंथम ने प्राकृतिक अधिकारों को शब्दाडंबर बोला है, बैसाखियों पर टिकी बेहूदगी और अलंकारिक बकवास बोला है, और इनकी जगह जो वैधानिक अधिकारों का समर्थन किया, तो लीगल राइट का समर्थन करते हैं बेंथम, लीगल राइट्स का। उन्होंने फ्रांसीसी क्रांति से निकले पुरुषों के अधिकारों की इसी आधार पर आलोचना की है। उनके अनुसार प्राकृतिक अधिकारों की बात करना बिना बाप के बच्चों की बात करना। तो जब तक बाप नहीं होगा, बाप यानी स्टेट, अगर स्टेट ही नहीं होगा तो नेचुरल राइट्स आपके पास हैं भी तो उसका कोई मतलब थोड़ी रह जाएगा। अगर कोई गारंटी नहीं करेगा आपके राइट्स को, अगर उनका आनंद होता है तो उसके रेमेडी के लिए, रेमेडियल जस्टिस अगर आपको नहीं मिलेगा, आपकी रेमेडी नहीं होगी, तो
नेचुरल राइट्स का क्या मतलब, कोई मतलब नहीं, इसलिए ऐसा बेंथम बोलते हैं। बेंथम ने प्राकृतिक स्वतंत्रता और नागरिक स्वतंत्रता के मध्य अंतर किया है। तो नेचुरल फ्रीडम और सिविल फ्रीडम के बीच अंतर करता है बेंथम। प्राकृतिक स्वतंत्रता मेरी वह स्वतंत्रता जिसके अनुसार मैं इच्छा अनुसार कुछ भी कर सकता हूँ, पर नागरिक स्वतंत्रता के अनुसार मैं वही कर सकता हूँ जो मेरे समुदाय के हित में हो। तो प्राकृतिक स्वतंत्रता वह स्वतंत्रता है जिसके अनुसार मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन नागरिक स्वतंत्रता के अनुसार मैं वही कर सकता हूँ जो मेरे समुदाय के हित में हो। राज्य का उद्देश्य सर्वाधिक कल्याण है, न कि सर्वाधिक स्वतंत्रता। एक अच्छा कानून वह है जो सर्वाधिक हित को प्रोत्साहित करे, न कि सर्वाधिक स्वतंत्रता को। एक अच्छा कानून कौन सा है, जो मैक्सिमम हित को प्रोत्साहित करे, ना कि मैक्सिमम लिबर्टी को। फिर बेंथम दो प्रकार के अधिकारों का उल्लेख करता है। पहला तो वैधानिक अधिकार यानी लीगल राइट्स, दूसरा है नैतिक यानी मोरल राइट्स। इनका विषय आंतरिक आचरण है। बेंथम अधिकारों के साथ कर्तव्यों का भी समावेश करता है। तो राइट्स के साथ साथ आपकी ड्यूटी भी होनी चाहिए, ऐसा बेंथम का मानना है। कर्तव्य रहित अधिकार निर्जीव हैं। तो अगर आपके पास राइट्स हैं और ड्यूटी कुछ नहीं है तो ये निर्जीव हैं, इसका कोई अर्थ नहीं रह जाता है। अधिकार व कर्तव्य अनुवंशित हैं, मतलब एक दूसरे पर डिपेंडेंट, इंटर डिपेंडेंट। सामाजिक समझौता या सामाजिक संविदा, तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इसका बेंथम विरोध करता है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट का विरोध करता है। इसका मतलब है कि बेंथम हॉब्स का भी विरोध करता है, बेंथम लॉक का भी विरोध करता है और बेंथम रूसो का भी विरोध करता है। बेंथम के अनुसार ऐसा कोई समझौता ही नहीं हुआ है। मैंने प्राथमिक संविदा छोड़ दी है, इस मिथ्या प्रलाप को मनोरंजन करने वालों के लिए त्याग दिया है। तो बेंथम क्या कहता है कि मैंने प्राथमिक संविदा छोड़ दी है, इस मिथ्या प्रलाप को मनोरंजन करने वालों के लिए त्याग दिया। ईसाई नैतिकता, क्रिश्चियन मोरालिटी क्या है, तो बेंथम नैतिकता का भी विरोधी था और धर्म का भी। नैतिकता व धर्म सभी, तो धर्म तभी ब्रेंड है यानी वर्चुअस है, धर्म तभी वर्चुअस हो सकता है जब वो व्यक्ति का सुख बढ़ाए और दुख को कम करे। धर्म अगर व्यक्ति के सुख को बढ़ा रहा है, हैप्पीनेस को इंक्रीज कर रहा है और सारों को कम कर रहा है, तो वही धर्म अच्छा है, तभी धर्म अच्छा है। फिर यूटिलिटेरियनिज्म यानी उपयोगितावाद के बारे में देखते हैं। तो उपयोगितावाद का प्रथम विचारक कौन था, डेविड ह्यूम था। उपयोगितावाद का प्रथम विचारक डेविड ह्यूम था। सुख व दुख जो शब्द है, इसका जो प्रयोग किया है, किसने किया सबसे पहले, प्रिस्टले ने किया। प्रिस्टले सबसे पहले इनका प्रयोग करता है। अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, ये बात किसका है, हचिसन का। और लेकिन उपयोगितावाद का वास्तविक प्रणेता बेंथम, भले इसके शब्द कहीं से लिए गए हों। जो उपयोगितावाद है ये, इसके प्रथम विचारक डेविड ह्यूम थे। सुख दुख का शब्द प्रिस्टले से लिया गया है। अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, ये हचिसन की देन है, लेकिन वास्तविक प्रणेता बेंथम को ही माना जाता है। बेंथम का उपयोगितावाद का सिद्धांत, तो बेंथम ने उपयोगितावाद के 4 महत्वपूर्ण तत्व बताए, 4 कंपोनेंट बताए हैं उपयोगितावाद। कौन कौन से, सुखवाद, हेडोनिज्म, फिर व्यक्तिवाद, इंडिविजुअलिज्म, सुखों का मात्रात्मक स्वरूप, तो क्वांटिटेटिव फॉर्म ऑफ हैप्पीनेस और प्लेजर, और परिमाणवाद, कंसिक्वेंशलिज्म क्या है, कंसिक्वेंस क्या है इसका। सुखवाद क्या है, तो बेंथम और अन्य उपयोगितावादियों ने यूनानी दार्शनिक एपिक्यूरस ये 342 से 270 ईसा पूर्व के बीच में रहा, कि इस विचार को आधार माना कि व्यक्ति कभी बुद्धिमानी से और कभी गैर बुद्धिमानी से खुशी की खोज में रहते हैं। तो एपिक्यूरस के किस विचार को आधार माना, कि व्यक्ति कभी बुद्धिमानी से कभी गैर बुद्धिमानी से खुशी की खोज में रहते हैं। बेंथम व्यक्तिगत खुशी बढ़ाने के लिए सरकारी व कानूनी संस्थाओं को पुनर्जीवित करना चाहते थे, अतः उन्होंने कानून और लॉज को सुधार और खुशी का माध्यम बताया। तो बेंथम लॉज के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, जिसे वो सुधार और खुशी का माध्यम मानते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन के प्रथम अध्याय में लिखा है कि प्रकृति ने मनुष्य को 2 संप्रभ स्वामियों, दुख यानी पीड़ा और सुख यानी आनंद के अधीन रखा है। बेंथम, अगर किसी चीज़ से मनुष्य के सुखों के कुल योग में वृद्धि होती है या दुखों के कुल योग में कमी होती है, तो वह चीज़ उसके हित में। इस प्रकार मानो जीवन के 2 स्वामी हैं, कौन, एक सुख है और एक दुख है। तो एक प्लेजर है और दूसरा कौन सा है, पेन। ये 2 सॉवरेन हैं। उपयोगितावाद तर्क व कानून द्वारा सुख की इमारत खड़ी करना चाहता है।
कार्य वह अच्छा है जो सुखों को बढ़ाए और दुखों को कम करे। तो वही कार्य अच्छा है जो सुखों को बढ़ाए, आपके प्लेजर को इंक्रीज करे और पेन को डिक्रीज करे। प्रत्येक कार्य सामाजिक प्रथा और कानून का आधार है अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, यानी मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, या मैक्सिमम प्लेजर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। बेंथम ने सुख दुख के 4 स्रोत बताए। कौन कौन से? शारीरिक सुख, एक तो आपको बॉडीली प्लेजर हो सकता है, ये मनुष्यों के अच्छे बुरे व्यवहार व प्रकृति से पैदा होते हैं। राजनीतिक स्रोत, पॉलिटिकल सोर्स हो सकता है, राजनीतिक सत्ता द्वारा दिए गए दंड व इनाम से पैदा हुए सुख व दुख। नैतिक स्रोत तो मोरल सोर्स हो सकता है, समाज की नैतिक अवधारणाओं और परंपराओं से पैदा होने वाले सुख दुख। समाज की कुछ नैतिक अवधारणाएं होती हैं, परंपराएं होती हैं, जिसके कारण सुख और दुख पैदा होता है। दैवीय या धार्मिक स्रोत तो धार्मिक परंपराओं व रीति रिवाजों से पैदा होने वाले सुख और दुख। व्यक्तिवाद क्या है? इंडिविजुअलिज्म क्या है? कानून का उद्देश्य क्या है? हर एक अपने लिए और कोई भी एक से अधिक के लिए नहीं, तो ईच इज टू काउंट फॉर वन एंड नो वन फॉर मोर देन वन। ईच इज टू काउंट फॉर वन एंड नो वन फॉर मोर देन वन। इस प्रकार बेंथम समुदायवाद की बजाय व्यक्तिवाद के समर्थक। उनके अनुसार एक समुदाय या समाज व्यक्तियों के कुल योगों से अधिक कुछ नहीं। तो एक समुदाय या समाज क्या है? व्यक्तियों के कुल योगों से अधिक नहीं है। इस प्रकार उपयोगितावाद स्वहित यानी सेल्फ इंटरेस्ट और अहमवाद यानी इगोइज्म और व्यक्तिवाद इंडिविजुअलिज्म पर आधारित है। तो उपयोगितावाद यूटिलिटेरियनिज्म 3 चीज़ों पर बेस्ड है। कौन कौन सा? एक तो सेल्फ इंटरेस्ट, दूसरा इंडिविजुअलिज्म और तीसरा इगोइज्म। बेंथम के अनुसार समुदाय एक कृत्रिम या काल्पनिक समूह है, तो एक फिक्टिशियस या आर्टिफिशियल ग्रुप है। क्या? कौन? समुदाय यानी सोसाइटी या कम्युनिटी, जो व्यक्तिगत सदस्यों के मेल से अधिक कुछ नहीं है। समुदाय का हित इसका गठन करने वाले विभिन्न सदस्यों के हितों का योग है। तो समुदाय का हित इसका गठन करने वाले विभिन्न सदस्यों के हितों का योग है। इस प्रकार व्यक्ति पहले और समाज बाद में। उपयोगितावाद धर्मनिरपेक्ष राज का समर्थक है। बेंथम ने धर्म को उपयोगिता की कसौटी पर कसा है तथा इसे तार्किक सामाजिक जीवन के लिए अनुपयोगी माना है। अतः उन्होंने धर्म, अमृत, पुनर्जीवन, मोक्ष, ईश्वर के अस्तित्व को नहीं माना। सुखों का मात्रात्मक स्वरूप या सुख गणना। बेंथम के अनुसार सुख मात्रात्मक होते हैं यानी क्वांटिटेटिव होते हैं, अर्थात उन्हें मापा जा सकता है, अर्थात सुखों का वस्तुनिष्ठ मापन संभव। तो सुखों को हम लोग ऑब्जेक्टिवली मेजर कर सकते हैं। सुख मात्रात्मक है, गुणात्मक नहीं है, तो ये क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव नहीं। अर्थात सुख अच्छे व बुरे, शुभ या अशुभ, नैतिक या अनैतिक नहीं होते। सुख होते हैं और दुख होता है। सुख में प्रत्येक को एक माना जाता है। मिस्र का इतिहास लिखने वाले महान कार्य से प्राप्त सुख का मूल जुआ खेलने जैसे काम से प्राप्त सुख के मूल्य से अधिक नहीं। तो अगर आप मिस्र का यानी इजिप्ट का इतिहास लिख रहे हैं और आप दूसरी तरफ जुआ खेल रहे हैं, तो मिस्र के इतिहास से लिखने वाला जो सुख होगा, जो प्लेजर मिलेगा आपको मानसिक रूप से, और जो जुआ खेलने से मिलेगा, दोनों बराबर है ना, इसमें कोई अंतर नहीं। ऐसा कौन मानता है? बेंथम मानता है। फिर सुखों के मापन के लिए बेंथम ने सुख मापन आधारित यानी फिलसफिक कैलकुलस तैयार किया। इसे हेडोनिक कैलकुलस भी कहा जाता है। सुख कलन या फिलसफिक कैलकुलेशन या हेडोनिक कैलकुलस, ये सभी एक ही चीज़, और ये प्लेजर को मापने की इकाई है या प्लेजर को मापने का यंत्र। अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन के 4th अध्याय में बेंथम ने व्यक्ति के सुख या दुख की मात्रा को मापने के लिए 7 तत्वों को प्रकट किया है, 7 कंपोनेंट्स को बताया। कौन कौन से? एक तो तीव्रता, इंटेंसिटी क्या है आपके सुख की। फिर स्थायित्व या समय, ड्यूरेशन कितनी है। फिर निश्चितता या अनिश्चितता, तो सर्टेनिटी या अनसर्टेनिटी क्या है। फिर निकटता या दूरस्थता यानी प्रॉक्सिमिटी या रिमोटनेस। फिर उर्वरता या उत्प्रेरकता यानी फंगिडिटी। फिर शुद्धता क्या है, प्योरिटी क्या है, और विस्तार एक्सटेंट क्या है, कितने दूर तक ये फैला हुआ है। प्रथम 6 व्यक्तिगत सुख का मापन व अंतिम विस्तार समाज के स्तर पर लागू होता है। तो प्रथम 6 व्यक्तिगत सुख मापन व अंतिम विस्तार समाज के स्तर पर लागू होता है, जिसमें अधिकतम
सुख अधिकतम लोगों तक पहुंचाया जाता है। क्योंकि बेंथम सुखों को सिर्फ मात्रात्मक मानता है, यानी क्वालिटेटिव मानता है, अतः उसका प्रसिद्ध वाक्य है, यदि सुखों की मात्रा समान हो तो पुष्पिन खेलना भी उतना ही अच्छा है जितना कि कविता पाठन। तो पुष्पिन इज एज गुड एज पोएट्री। पुष्पिन एक प्रकार का खेल होता है, तो उसका क्या मानना था कि पुष्पिन खेलना और पोएट्री लिखना दोनों एक ही चीज़ है। तो ये थोड़ा सा बाद में इसको सुधारते हैं। क्योंकि पोएट्री लिखना एक बहुत ही अच्छा काम है, मतलब इससे आपके मन मस्तिष्क को बहुत ज़्यादा सुख प्राप्त होता है। पुष्पिन एक गेम है, गेम को खेलने में क्या, गेम तो कोई भी खेल सकता है, लेकिन कविता तो हर कोई नहीं लिख सकता ना। लेकिन बेंथम क्या कहता है कि जो मज़ा कविता लिखने में आएगा वही जो खेलने में आएगा, या कि वही पुष्पिन खेलने में आएगा, दोनों बराबर हैं, लेकिन दोनों बराबर नहीं होते हैं ऐसा। परिणाम बात क्या है, परिणाम बात क्या है, तो उपयोगिता बाद में प्रत्येक कार्य, फंक्शन या कानून, विधि या न्याय के परिणाम पर विचार किया जाता है, यानी उसका एंड रिजल्ट क्या होगा, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। अतः उपयोगितावाद को परिणामवाद भी कहा जाता है। इसका तात्पर्य है कि कोई सार्वजनिक कानून या नीति बनाते समय उसके परिणाम देखे जाएं कि वह अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख दे रहा है या नहीं। इसलिए बेंथम कहता है कि लोग कानून का पालन भय या शक्ति के डर से नहीं करते, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि आज्ञा पालन होने से होने वाली हानि अवज्ञा से होने वाली हानि की मात्रा से कम होती है। तो फॉर एग्जांपल, आपने अगर ट्रैफिक रूल है उसका फॉलो किया है ना, ट्रैफिक रूल फॉलो किया तो आपको क्या घाटा होगा, कुछ घाटा नहीं होगा। लेकिन अगर आपने फॉलो नहीं किया तो आपको घाटे होंगे, है ना, आपको दंड दिया जाएगा, आपके ऊपर चालान कटेगा। तो आप फॉलो कर लिए तो आपको ज़्यादा फायदा होगा, लेकिन नहीं फॉलो किए तो आपको दंड मिलेगा। तो क्या इसीलिए कहता है कि लोग कानून का पालन है भय या शक्ति के डर से नहीं करते, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि आज्ञा पालन से होने वाली हानि अवज्ञा से होने वाली हानि की मात्रा से कम है। बेंथम के उपयोगितावाद की विशेषताएं, तो सुख और दुख मानव जीवन को गति प्रदान करने वाले तत्व हैं जो व्यक्ति के लिए उपयोगी तथा आनंददायक हैं। वह सुख है, तथा जो अनुपयोगी है तथा कष्टदायक है वह दुख है। व्यक्ति सुख के पीछे और दुख से दूर भागता है। बेंथम कार्यों के उद्देश्य की अपेक्षा परिणाम को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। कोई काम किस उद्देश्य से किया जाता है इसका कोई महत्व नहीं, महत्व तो उसके परिणाम का, अर्थात जो वस्तु सुख की अनुभूति देती है वह अच्छी है, ठीक है और उपयोगी है, और जिस वस्तु से दुख की अनुभूति होती है वह बुरी है, गलत है और अनुपयोगी है। व्यक्ति का उपयोगितावाद सक्रियता और कृतात्मकता का प्रतीक है, निष्क्रियता का नहीं। अर्थात यह सिद्धांत मनुष्यों को सदैव कार्यरत स्थिति में देखता। जैसे सभी प्रकार के सुखों का मूल्य समान होता है, वैसे ही दुखों का मूल्य भी समान होता है। तो सुख और दुख दोनों का मूल्य बराबर होता है। सुखों और दुखों को आनंद मापक पद्धति द्वारा मापा जा सकता है, फिलोसॉफिक कैलकुलस द्वारा मापा जा सकता है, हेडोनिक कैलकुलस द्वारा मापा जा सकता है। यह एक सरल, सुस्पष्ट और माप परक सिद्धांत है जिसका मत है कि शासन का लक्ष्य न्याय न होकर उपयोगिता है। न्याय नहीं, जस्टिस नहीं, उपयोगिता शासन का लक्ष्य होना चाहिए। मानवीय इच्छाओं, हितों और प्रवृत्तियों के साथ पैदा होने वाले सुख और दुखों की जानकारी स्प्रिंग ऑफ एक्शन के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धांतों के आधार पर उनके शिष्यों ने अलग अलग क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया। जैसे जेम्स मिल ने इतिहास, जेम्स मिल ने राजनीति, रिकार्डो ने अर्थशास्त्र व सैमुअल रोमिले व ऑगस्टाइन ने विधिक क्षेत्र में इसका प्रयोग किया। यूटिलिटेरियनिज्म का जो सिद्धांत है उसका मैक्सी बेंथम को उपयोगितावाद भेड़िया समाज में भेड़िया तथा साधुता समाज में साधुपन को महत्व देता है, इसलिए मिल प्रत्येक अवस्था में साधुपन को महत्व देता है। कार्लाइल क्या बोलता है कि बेंथम का सुखवादी दर्शन सूरों का दर्शन है, तो ये पिग्स फिलॉसफी। बल्कि मिलेगा बेंथम का यह विचार गलत है कि मनुष्य केवल सुख चाहता है या केवल सुख की इच्छा करनी चाहिए। इन आलोचकों का आधार बेंथम द्वारा सुखों को सिर्फ मात्रात्मक मानना है, यानी क्वांटिटेटिव ही मानना है, गुणात्मक नहीं, यानी क्वालिटेटिव नहीं मानना। साथ ही बेंथम ने उपयोगितावाद पर यह आक्षेप भी लगाया जाता है कि यह एक नैतिक सिद्धांत की बजाय वास्तव में एक स्वार्थी मनोवैज्ञानिक सुखवादी सिद्धांत। उपयोगितावाद में एक कमी यह है कि अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख का हिसाब लगाते समय
बहुमत को महत्व दिया जाता है, जिसमें अल्पसंख्यक के साथ न्याय नहीं हो पाता। इसलिए जॉन राल्स ने अपने न्याय सिद्धांत में बेंथमवादी उपयोगितावाद को चैलेंज किया, की आलोचना की है। तो फॉर एग्जाम्पल आपने डिस्प्लेसमेंट किया, विस्थापन किया, तो एक छोटी सी जो जहाँ पर लोग रह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आदिवासी लोग रह रहे हैं, तो उनकी जनसंख्या कितनी होगी, 100 होगी, 500 होगी, उनको कष्ट उठाना पड़ रहा है। उनके जो ज़मीन है उनको आप छीन ले रहे हैं, कहीं दूसरी जगह विस्थापन कर रहे हैं जहाँ पर वो एक्लिमेटाइज्ड नहीं है, तो उनको कष्ट होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये एक माइनॉरिटी है, कितनी मुश्किल से 500-600 लोग होंगे, और इससे फ़ायदा कितना होगा, जो फॉर एग्जाम्पल फैक्ट्री लगानी है उस जंगल में, तो उससे फ़ायदा कितना होगा, बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होगा। तो बेंथम के अनुसार बेंथम क्या कहेंगे कि इसके लिए हमको गो ऐड होना चाहिए, इसके साथ हमको इस प्रोजेक्ट के साथ बढ़ जाना चाहिए। अगर बेंथम की माने तो इससे क्या होगा, हम बढ़ तो गए आगे, ठीक है, हमने फैक्ट्री लगा ली, लेकिन जो ये माइनॉरिटी है 500 से 700 में, उनका तो हित कंप्रोमाइज़ हो गया ना, उनके तो इंटरेस्ट कंप्रोमाइज़ हो गए ना। तो इसलिए जॉन राल्स इसकी आलोचना करता है कि इसमें अल्पसंख्यक को न्याय नहीं मिल पाता है। जॉन राल्स ने उपयोगितावाद की आलोचना में कहा है कि सामूहिक हित की वृद्धि के लिए व्यक्ति के हित की बलि दी जाती है। कलेक्टिव गुड के लिए जो इंडिविजुअल गुड है उसको उसकी बलि दे दी जाती है। परिणाम बात के कारण रॉबर्ट नॉजिक इसका आलोचक है। रॉबर्ट नॉजिक भी इसको क्रिटिसाइज करता है। बेंथम का राजनीतिक दर्शन, तो राज्य संबंधी बेंथम के विचार क्या है। राज्य जो व्यक्ति के संगठित समूह से निर्मित है, एक कृत्रिम संस्था है, यानी एक आर्टिफिशियल एंटिटी है। राज्य का आधार सुख है, व्यक्ति सुख प्राप्ति हेतु राज्य का निर्माण करता है। बेंथम ने राज्य के सकारात्मक कार्यों का वर्णन किया है, परंतु आर्थिक क्षेत्र में अहस्तक्षेपवादी राज्य का समर्थन किया। इकोनॉमिक स्फीयर में एक नॉन इंटरफियरिंग स्टेट होना चाहिए। बेंथम राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते या साविया यानी ऑर्गेनिक जो थ्योरी है, ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट, उसको बिल्कुल नहीं मानता है। राज्य की आज्ञा का पालन मनुष्य इसलिए करता है क्योंकि ऐसा करना उसके लिए लाभदायक है और उपयोगी है, तथा आज्ञा पालन की संभावित हानि अवज्ञा की संभावित हानि की अपेक्षा बहुत कम है। राज्य व्यक्ति के लिए, ना कि व्यक्ति राज्य के लिए है। तो राज्य व्यक्ति के लिए है, स्टेट व्यक्ति के लिए बनाया गया है, ना कि व्यक्ति राज्य के लिए बनाए गए हैं। राज्य का कार्य नकारात्मक, तो निगेटिव है राज्य का कार्य करना। राज्य कोई कल्याणकारी कार्य नहीं। राज्य का क्या काम है, निगेटिव क्या है कि वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे बस। तो बेंथम ने अहस्तक्षेप की नीति को अपना कर मुक्त व्यापार और स्वच्छंद प्रतियोगिता का समर्थन किया है। फिर बेंथम राजनीति समाज व प्राकृतिक समाज में भेद करता है। तो राजनीति समाज और प्राकृतिक समाज में भेद करता है। राजनीति समाज यानी पॉलिटिकल सोसाइटी, जब लोग यानी प्रजा किसी ज्ञात व्यक्तियों की सभा जिनका एक निश्चित स्वरूप है, सरकार या शासन की आज्ञा पालन के अभ्यस्त हैं, तब ऐसी प्रजा और शासक को राजनीतिक समाज कहा जाए, ऐसा बेंथम का मानना। अब प्राकृतिक समाज क्या है, नेचुरल सोसाइटी क्या है, जब व्यक्ति वार्तालाप के तो अभ्यस्त होते हैं पर किसी निश्चित शासक की आज्ञा पालन के अभ्यस्त नहीं होते हैं, तो एक प्राकृतिक समाज कहा जाएगा। नागरिक राज्य के आदेशों का पालन दो आधार पर करते हैं, दो बेसिस पर नागरिक राज्य के आदेशों का पालन करते हैं। पहला है आज्ञाकारिता यानी इम्परेटिवनेस या है ना इम्परेशन, क्योंकि राज्य उनकी इच्छा की पूर्ति करता है, उनके सुखों को बढ़ाता है, इसलिए व्यक्ति राज्य के नियमों को मानते हैं, राज्य के आदेशों का पालन करते हैं। शारीरिक दंड पनिशमेंट दूसरा कारण है। भय की वजह से और दुखों से बचने के लिए भी स्टेट के लॉस को मानते हैं पीपल। आज्ञाकारिता पर आधारित राजनीतिक समाज ज़्यादा अच्छा होता है। तो अगर आप किसी चीज़ को अडेयर कर रहे हैं, है ना, कंप्लायंस कर रहे हैं स्वेच्छा से, तो वो पॉलिटिकल सोसाइटी होगी, वो ज़्यादा अच्छी होगी, ज़्यादा दिन कि आप पनिशमेंट के डर से कोई काम नहीं कर। पनिशमेंट से कब तक लोगों को डराया जाएगा। बेंथम के अनुसार सरकार का सामान्य उद्देश्य है अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सरकार को 4 कार्य करने होंगे। कौन कौन से? जीवन सामग्री सब्सिस्टेंस, यानी लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो। बेसिक नीड्स लोगों की तो सबसे पहले पूरी होनी चाहिए। दूसरा संपन्नता, अबंडेंस, तो अबंडेंस होना चाहिए। मूलभूत आवश्यकताओं के अतिरिक्त भी संपदा की व्यवस्था होनी चाहिए, अबंडेंस होनी चाहिए, प्रचुरता होनी चाहिए। फिर सुरक्षा, सिक्योरिटी, व्यक्ति के जीवन, संपत्ति, प्रतिष्ठा आदि की सुरक्षा करना। समता, इक्वालिटी, तो नैतिक, बौद्धिक, आर्थिक और राजनीतिक असमानता को कम किया जाए। तो नेक्स्ट है संप्रभुता से संबंधित बेंथम के विचार क्या हैं। सॉवरेंटी के बारे में बेंथम क्या सोचता है।
तो बेंथम ने अपनी जो रचना है फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट के चतुर्थ अध्याय में राज्य की संप्रभुता को सर्वोच्च सत्ता सुप्रीम अथॉरिटी के नाम से संबोधित किया है और संप्रभुता को निरपेक्ष यानी एब्सोल्यूट और अपरिमित मानता है, किंतु राज्य की अनंत शक्ति में वो विश्वास नहीं करता है। बेंथम ने लिखा है कि जब लोग, जिन्हें हम प्रजा कह सकते हैं, एक ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह की आज्ञा मानने के आदी माने जाते हैं जिनके बारे में निश्चित जानकारी होती है, उन्हें हम गवर्नर को एक राजनीतिक समुदाय की स्थिति में होना माना जाता है। वह राज्य की विधि निर्माण की क्षमता को ही संप्रभुता मानता है तथा लोकतंत्र की संप्रभुता की मर्यादा मानता है बेंथम उपयोगितावादी होने के कारण संप्रभु के प्रति आज्ञा पालन और कानूनों के प्रति आदर्श का भाव व्यक्ति से उसी सीमा तक चाहता है जहाँ तक उसे लाभ हो अथवा उपयोगिता की पूर्ति हो। वह यह भी स्वीकार करता है कि राज्य से बड़ी भीतर या बाहर कोई दूसरी शक्ति नहीं है। तो राज्य से बड़ी कोई शक्ति नहीं है एक्सटर्नली और इंटरनली, माने वो चर्च को राज्य के अधीन ही मानता है और एक्सटर्नल स्फीयर में भी राज्य स्वतंत्र है, अपने कंडक्ट है उनको करने के लिए। कानून संप्रभु की इच्छा की अभिव्यक्ति है। प्रकृति, न्याय और विवेक संप्रभु नहीं हो सकते। बेंथम ने संप्रभुता को हॉब्स की तरह असीमित, अधेय और अविभाज्य बताया। शक्ति विभाजन को अस्वीकार किया तथा शक्ति को वैधानिक संप्रभु लीगल सॉवरेन कहा, राज्य को लीगल सॉवरेन कहा। फिर बेंथम के समर्थक में अगस्टाइन ने संप्रभुता का सिद्धांत दिया। तो जो अगस्टाइन है वो भी मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेंटी प्रेजेंट करता है, आगे चल के पढ़ेंगे सॉवरेंटी के कॉन्सेप्ट में। तो वो भी एक लीगलिस्टिक कॉन्सेप्ट ही था। कानून संबंधी विचार, तो बेंथम की मान्यता है कि राज्य कोई नैतिक समुदाय नहीं है, अपितु वह एक कानून निर्माता निकाय है। तो एक लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन है स्टेट, ये कोई मोरल इंस्टीट्यूशन नहीं है या मोरल कम्युनिटी नहीं। कानून संप्रभु के आदेश है। लॉज आर कमांड ऑफ सॉवरेन और क्रीचर ऑफ सॉवरेन। संप्रभु की इच्छा कानून के रूप में प्रकट होती है। बेंथम प्राकृतिक अधिकारों या प्राकृतिक कानूनों को अस्वीकृत करते हुए दो प्रकार के कानून, ईश्वरीय तथा मानवीय, का उल्लेख करता है। कानून की परिभाषा देते हुए वह कहता है कि कानून संप्रभु की इच्छा का आदेशों की तरह अभिव्यक्तिकरण है, जिनसे राजनीतिक समाज के सदस्य उनका स्वाभाविक पालन करते हैं। बेंथम के अनुसार श्रेष्ठ कानून के 6 लक्षण कौन कौन से? पहला है, कानून जनता की आशा और आकांक्षा तथा विवेक बुद्धि के अनुरूप। कानूनों को जनता को ज्ञान हो, इसके लिए प्रचार, जनमत निर्माण आदि का आश्रय लेना चाहिए। कानूनों में विरोधाभास नहीं होना चाहिए, डाइकॉटमी नहीं होनी चाहिए। कोई कानून कुछ बोल रहा है, कोई कानून कुछ बोल रहा है। जैसे भारत में अब एक एडल्ट की एज कितनी होनी चाहिए, ये इसमें वही नहीं है, मतलब कोई एक मत ही नहीं, मतलब कोई कानून कुछ बताता है, कोई 14 बताता है, मतलब बहुत सारे कानून। एडल्ट की एज क्या होनी चाहिए, इस पर ही एक मत नहीं है, यानी कानूनों में विरोधाभास। फिर कानून सरल, स्पष्ट व सुबोध हो। कानून व्यवहारिक हो, यानी प्रैक्टिकल हो। भाई कानून प्रैक्टिकल होना चाहिए। कानूनों का पूर्ण रीति से पालन होना और कानून भंग के लिए पूर्ण दंड व्यवस्था होनी चाहिए। बेंथम के अनुसार लड़ाई और तूफान पढ़ाने के लिए सिस्टम हो सकते हैं, परंतु सहन करने हेतु तो शांति और सुरक्षा ही श्रेष्ठतर होते हैं। बेंथम कानून और स्वतंत्रता को एक दूसरे का विरोधी नहीं मानते। उनके अनुसार अच्छे कानून से अधिक से अधिक नागरिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है। प्राकृतिक स्वतंत्रता या स्वच्छंदता कम हो जाती है। स्वतंत्रता सुरक्षा का एक अंग है, इसलिए सुरक्षा के आधार पर इसे कम या ज़्यादा किया जाना चाहिए। न्यायिक व्यवस्था, तो जुडिशियल सिस्टम है, उसको कैसे देखते हैं बेंथम ने जजों को जजेस एंड कंपनी कहकर उन्हें व्यापारी बताया, जजेस को। उसके अनुसार हमारे कानून न्यायाधीशों के लाभ के लिए बनाए जाते हैं। न्याय में समय अधिक महत्वपूर्ण होता है। देर से मिलने वाला न्याय अन्याय, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। बेंथम ने फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट में संवैधानिक विधि का, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज का विवेचन किया है, उसको एक्सप्लेन किया है। वह जूरी व्यवस्था के विरुद्ध था, जूरी सिस्टम के विरुद्ध था। लैंगिक समानता, जेंडर इक्वलिटी, इस पर क्या विचार थे बेंथम के? तो बेंथम के अनुसार स्त्री पुरुष के बीच प्राकृतिक भेद स्त्रियों के दमन का आधार
नहीं हो सकता। शासन में महिलाओं के समान हिस्सेदारी का समर्थन किया था। उसने अपनी कृत प्लान फॉर पार्लियामेंट रिफॉर्म में स्त्री मताधिकार का भी समर्थन किया है, किंतु कॉन्स्टिट्यूशनल कोड में कहा कि स्त्री मताधिकार में गलत कुछ नहीं है, लेकिन इसके लिए सही समय अभी नहीं आया। इस प्रकार ब्रिटेन का भी समाज है, तो स्त्रियों को, महिलाओं को, वुमेंस को राइट देने में कोई हानि नहीं है, कोई विशेष इशू नहीं है, लेकिन अभी नहीं दिया जा सकता। प्लस अभी रुक जाइए, चीज़ें अच्छी हो जाएं फिर दे दीजिएगा। अतः बेंथम ने स्त्रियों के मताधिकार का विरोध किया। तो बेंथम ने स्त्रियों हेतु शिक्षा का समर्थन करते हुए 1816 में क्रिस्टोमैथिया नामक नया पाठ्यक्रम तैयार किया। दार्शनिक अमूल परिवर्तनवादी, फिलोसॉफिकल रेडिकलिज्म, ये क्या है? यह वह सिद्धांत है जिसके अंतर्गत जर्मी बेंथम के उपयोगितावाद से संबंधित विचारों को कानून, अर्थशास्त्र व राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना या सुधार में प्रयोग किया जा सकता है। इस स्थापना या सुधार का सूत्र है अधिकतम लोगों का अधिकतम हित। सेवाइन ने बेंथम को दार्शनिक अमूल परिवर्तनवाद का प्रणेता कहा। बेंथम को दार्शनिक अमूल परिवर्तनवादी कहने का आधार क्या है? सबसे पहले वो ये क्या कहता है कि एक व्यक्ति एक वोट एक मोल का सिद्धांत देता है। इसके पहले के जो फिलासफर्स थे, फॉर एग्जांपल अरिस्टोटल जैसे लोग, तो पहले तो कुछ लोगों को अधिकार देने ही नहीं चाहते थे। सब लोग पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कर ही नहीं सकते थे। बच्चे हो गए, महिलाएं हो गई, बुजुर्ग हो गए, तो ये सब तो पहले तो बाहर थे। दूसरी चीज़, एक ज्ञानी व्यक्ति का नॉलेज ज़्यादा होता है, इसलिए उसे ज़्यादा अधिकार देना चाहिए। बाद में मिल ने भी इस चीज़ का समर्थन किया है। तो लेकिन बेंथम ने क्या कहा कि एक व्यक्ति एक वोट एक मोल का सिद्धांत दिया। सार्वभौमिक पुरुष वयस्क मताधिकार का समर्थन किया, स्त्री मताधिकार का खुलकर समर्थन नहीं किया। संसद के वार्षिक सत्र का समर्थन, ताकि प्रतिनिधि जनता के बीच में वर्ष पर्यंत रहकर उनकी इच्छाओं को जान सके। गुप्त मतदान का समर्थन किया। तो सीक्रेट वोटिंग का ये समर्थन करता है बेंथम। खुले मतदान का विरोध किया। एक सदनीय व्यवस्थापिका का समर्थन। तो ब्रिटेन में लॉर्ड सभा को समाप्त करने का पक्ष था, क्योंकि यह लोकतंत्र के खिलाफ है। गणतंत्रात्मक और लोकतंत्रात्मक शासन का समर्थन। बेंथम ने इस कुटिल संसार को गणतंत्रों का जाल बिछाकर इस द्वारा जा सकता है। कुलीन तंत्र, राजतंत्र व सीमित राजतंत्र के बजाय गणतंत्रात्मक व्यवस्था में शासक व शासितों के हित एक हो जाते हैं, क्योंकि गणतंत्र में अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम हित चरम लक्ष्य होता है। बेंथम ने लोकतंत्र को अच्छी शासन प्रणाली बताया, क्योंकि इस व्यवस्था में अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख प्राप्त होता है। सीवी मैकफर्सन ने बेंथम के लोकतंत्र को लोकतंत्र का संरचनात्मक मॉडल कहा है, यानी प्रोटेक्टिव मॉडल कहा। वैधानिक अधिकारों का समर्थन। कानून संप्रभु की इच्छा का प्रकटीकरण है, इस कारण राजनीतिक समाज के सदस्य उसका स्वाभाविक पालन करते हैं। बेंथम प्राकृतिक कानून सिद्धांत का आलोचक है। प्राकृतिक कानूनों व अधिकारों के विपरीत बेंथम ने राज्य द्वारा निर्मित कानूनों व अधिकारों को मान्यता दी। उन्होंने राज्य को एक ऐसे संप्रभु रचना बताया जो कानूनों का निर्माण करती है। बेंथम ने कानून को संप्रभु राज्य का आदेश बताया है। उन्होंने हाब्स की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए संप्रभुता को अविभाज्य, असीमित और स्थायी बताया। संप्रभुता के उनके विचारों को जॉन ऑस्टिन ने आगे बढ़ाया था। एडमंड बर्ग की तरह बेंथम ने भी प्राकृतिक अधिकारों व कानूनों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक कानूनों व अधिकारों की बात करना आतंकवादी भाषा, टेररिस्ट लैंग्वेज है के समान है, एनार्किकल फेलिसीज है, क्योंकि इनकी कोई लिमिट नहीं होती। अब नेचुरल राइट की क्या लिमिट, कुछ भी हो सकती है, नहीं, ये जलेबी की तरह घूमते रहते हैं। बेंथम ने प्राकृतिक अधिकारों और नेचुरल राइट्स को अराजक भ्रम यानी एनार्किकल फेलिसीज कहा है। कुबुद्धि व अर्थहीन विचार कहा, यानी सिंपली नॉनसेंस अपॉन स्टिल्ट, नॉनसेंस अपॉन स्टिल्ट। अलंकारिक बकवास कहा है, क्रैप कहा है, बैसाखियों पट्टी की बेहूदगी कहा है। फिर बेंथम के अनुसार वैधानिक या कानूनी अधिकारों के विपरीत उसके अंतर विरोध के रूप में प्राकृतिक अधिकार नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। बिना कानून मनाने वाले यानी संप्रभु राज के कोई कानून नहीं हो सकता है। प्राकृतिक कानून तो उस बेटे के समान है जिसका कोई पिता ना हो। यह जर्मी बेंथम ही था जिसने प्राकृतिक अधिकारों और प्राकृतिक कानूनों को कपोल कल्पना बताया है, इसे एनार्किकल फेलिसीज बताया है। परंपरागत उदारवाद यानी क्लासिकल लिबरलिज्म को नया उपयोगितावादी आधार प्रदान किया। हालांकि बेंथम व्यक्तिवादी उदारवादी थे, पर उन्हें एडम स्मिथ का हस्तक्षेप का सिद्धांत या लॉक का न्यूनतम राज्य पसंद नहीं था।
उन्होंने संपत्ति के अधिकार को प्राकृतिक व अनुल्लंघनीय नहीं माना, यानी इनएलिनेबल नहीं माना है। इसका मतलब है बेंथम का मानना था कि अगर सरकार चाहे कानून बनाकर संपत्ति के अधिकार को छीन सकती। वे संपत्ति में राज्य के हस्तक्षेप को आवश्यक मानते थे, पर सीमित हस्तक्षेप, लिमिटेड इंटरफेरेंस स्टेट कर सकता है। स्वतंत्रता, तो बेंथम फ्रेंच क्रांतिकारियों के नारे स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की आलोचना करता है और कहता है कि सुख ही अंतिम उद्देश्य है और अधिकतम स्वतंत्रता को उसी कसौटी पर कसा जाना चाहिए। राज्य का ध्येय अधिकतम सुख है, न कि अधिकतम स्वतंत्रता। बेंथम कहते हैं व्यक्ति सुरक्षा चाहते हैं, स्वतंत्रता नहीं। जीवन की उपयोगितावादी योजना में स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि वह सुख का कोई आवश्यक तत्व नहीं। प्रसिद्ध अमेरिकी राजनीतिक विचारक सैमुअल पी हंटिंगटन 1927 से 2008 के बीच में इनका टाइम पीरियड रहा, ने अपनी कृति पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी 1967 में बुक आती है, में लिखा कि प्रमुख समस्या स्वतंत्रता की नहीं बल्कि एक विधिमान राजनीतिक व्यवस्था की। प्रमुख समस्या स्वतंत्रता की नहीं बल्कि एक विधिमान राजनीतिक व्यवस्था की है। स्वतंत्रता के बिना व्यवस्था की कल्पना की जा सकती है, पर व्यवस्था के बिना स्वतंत्रता की कल्पना नहीं की जा सकती। व्यवस्था पहले है, स्वतंत्रता बाद में। अगर लॉ एंड ऑर्डर ही नहीं हुआ, कोई व्यक्ति आके आपको पीट दे रहा है, कोई व्यक्ति आपका मर्डर कर दे रहा है, तो किस बात की स्वतंत्रता, कौन सी स्वतंत्रता होगी? कोई स्वतंत्रता नहीं होगी। इस प्रकार से तो आप परतंत्र ही हो, कोई स्वतंत्रता नहीं है, कुछ नहीं है, आप हमेशा डर के माहौल में रहेंगे, तो स्वतंत्रता थोड़ी गई। लेकिन अगर लॉ एंड ऑर्डर इस्टेब्लिश है तो आपके पास स्वतंत्रता है, भले ही सीमित स्वतंत्रता है, लेकिन स्वतंत्रता रहेगी, है ना। कोई व्यक्ति आपको हराजा या ऐसे बिना किसी मतलब के मर्डर वर्डर तो नहीं कर सकता। ये बात। शिक्षा में मॉनिटर पद्धति का समर्थन, अर्थात बुद्धिमान छात्र पढ़ाएं अन्य छात्रों को, मॉनिटर पद्धति का समर्थन करता है। पेनोप्टिकन योजना क्या है? तो जेल सुधार की पेनोप्टिकन योजना, अर्थात जेल के निर्माण हेतु। तो बेंथम ने पेनोप्टिकन या इंस्पेक्शन हाउस को उपयोगितावाद का आधार माना, क्योंकि इससे दुख का वैज्ञानिक मापन किया जा सकता है। पेनोप्टिकन, इसमें आदर्श जेल के निर्माण हेतु ये व्यवस्था है। तो इसमें क्या रहता है कि पूरा फॉर एग्जाम्पल इस प्रकार से सर्कल में जेल बनी हुई है, और जो व्यक्ति होगा जो उनको इंस्पेक्शन करेगा, उनकी निगरानी रखेगा, वो एक यहाँ पर बीच में बनी एक बहुत बड़े काइंड ऑफ खंभा होगा, जिस पर एक छोटा सा व्यवस्था होगी बैठने की किसी व्यक्ति की। तो वो दूरबीन से सभी लोगों को देखता रहेगा, उस पेनोप्टिकॉन से, इस बिंदु से ऊपर बैठा हुआ सबको देखता रहेगा। तो एक समय ऐसा आएगा कि लोग अभ्यस्त हो जाएंगे, लोगों को लगेगा कि वो व्यक्ति देख रहा है। लेकिन वो व्यक्ति अगर नहीं भी देखेगा, फिर भी लोग अपने आप को डिसिप्लिन में रखेंगे, क्योंकि उनको हमेशा भय रहेगा कि वो व्यक्ति उनको देख रहा है। अगर इंडिविजुअल इंस्पेक्शन होगा, इंडिविजुअली निगरानी रखी जाएगी, तो एक व्यक्ति या एक पुलिस अधिकारी कितने लोगों पर रख सकता है? बहुत कम लोगों पर रख सकता है। और उसके बाद तो लोग स्वतंत्र हो जाएंगे। मतलब मान लीजिए किसी कटघरे में या कोई जेल में कोई व्यक्ति है ना, तो हर समय तो उसकी पहरेदारी नहीं की जा सकती है ना। एक व्यक्ति थोड़े समय के लिए कर सकता है, फिर चला जाएगा, तब तो व्यक्ति स्वतंत्र हो जाएंगे। लेकिन ऊपर अगर कोई व्यक्ति है, ऊपर से उनको लग रहा है कि कोई देख रहा है, तो लोग हर समय इस भय में रहेंगे कि नहीं हो सकता है कोई देखता हो। भले कोई ना देखता हो, लेकिन लोग इस डर में तो रहेंगे। तो ये और ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट है पेनोप्टिकल का, ये जैसे सीसीटीवी कैमराज बन गए हैं, तो ये मिशेल फूको भी इस चीज़ का प्रयोग करता है। आगे चल के देखिए, मिशेल फूको ने पेनोप्टिकॉन को पूंजीवादी राज्य की दंड व्यवस्था का उच्चतम रूप बताया है, बेंथम ने। तो ये सामाजिक समझौता, सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि अनुबंध सिद्धांत को उन्होंने शुद्ध कल्पना और झूठ बताया है। बेंथम ने लिखा है कि प्राकृतिक अवस्था इतनी अवास्तविक है कि उसे माना ही नहीं जा सकता है। बेंथम एक मानवतावादी के रूप में, तो एक ह्यूमनिस्ट के रूप में बेंथम उपनिवेशवाद का विरोधी था। वे इसे शोषण और शोषित दोनों के लिए खतरनाक मानते हैं। जब बेंथम के दोस्त जेम्स मिल के पिता जेम्स मिल कौन थे? जेम्स मिल, ये जेएस मिल के, आगे पढ़ेंगे जेएस मिल के बारे में। जेएस मिल के पिता थे जेम्स मिल। ईस्ट इंडिया कंपनी में अधिकारी बने तो बेंथम ने भारतीय उपनिवेश में रुचि ली। उन्होंने भारत में कानूनी व न्याय सुधार लागू करने के लिए 1827 में भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग को प्रेरित किया। स्वयं बेंटिंग ने स्वीकार किया कि बेंथम की आत्मा मेरे रूप में भारत आई है। निष्कर्ष, जेएस मिल ने अपने गुरु बेंथम को प्रगतिशील दार्शनिक, मानवता का महान कल्याणकर्ता, यथास्थितिवाद का शत्रु तथा
स्थापित चीज़ों पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाला बताया। इतनी प्रशंसा के बाद मिल ने यह भी कहा कि बेंथम ऐसा लड़का था जो कभी बड़ा नहीं हुआ, जिससे ना बाहरी अनुभव था ना अंदरूनी, जो निजी आय के सहारे बिना कभी बड़े हुए एक हिजड़े का जीवन व्यतीत करता रहा। तो इतना कहने के बाद फिर उसकी आलोचना भी करता है मिल। कार्ल मार्क्स ने बेंथम को अतिदम्भी, नीरस, मोटी जीव वाला, सामान्य पूंजीवादी बुद्धिजीवी कहा है। जोहान गेटे ने उन्हें अत्यंत गया गुजरा मूलवादी गधा कहा है, मतलब फ्राइटफुली रेडिकल एस कहा है। फिर इमर्सन ने उनके दर्शन को घृणास्पद, बदबूदार, स्टिंकिंग बताया। लियोन ट्रॉट्स्की ने उनके उपयोगितावादी दर्शन को खाना बनाने की किताब अ फिलॉसफी ऑफ सोशल कुक बुक रेसिपी बताया। सोमपीटर बेंथम के विचार के बारे में क्या बोलता है? बेंथम के विचार जीवन दर्शन के संबंध में सबसे छिछले हैं, यानी सैलो हैं। निश्चय बेंथम फटी कंबल की आत्मा, जोकर का चेहरा, बिल्कुल मामूली सा, ना गुण ना ही आत्मा, ऐसा बेंथम बोलते हैं, मतलब निश्चय बोलता है। तो कितनी आलोचना हुई बेचारे की। बेंथम ने खुद को रानी के चौक का भिक्षुक, हर्मिट ऑफ क्वींस स्क्वायर प्लेस बताया। वह स्वयं को महत्वाकांक्षियों में सबसे महत्वाकांक्षी भी कहता है। उनका जीवन इतना सरल और सफलतापूर्ण था कि डोनोवास्की व मजलिस ने लिखा है कि महात्मा गांधी आधुनिक बेंथम कहे जा सकते हैं। जिस प्रकार महात्मा गांधी सादा जीवन, उच्च विचार की मानसिकता के साथ जीते थे, उस प्रकार बेंथम भी था। ब्रिटिश वेब ने बेंथम को सिडनी वेब का बौद्धिक पिता बताया। ब्रिटिश वेब में सिडनी वेब के चाइल्ड थे, तो सिडनी वेब तो आगे चल के बहुत बड़े फिलोसफर हुए हैं। उनके बारे में ये कहता है ब्रिटिश वेब की बेंथम सिडनी वेब का बौद्धिक पिता था। बेंथम ने राजा राम मोहन राय के साथ मित्रता की और उनके साथ पत्र व्यवहार किया। राय ने बेंथम को वैधानिक अधिकारों का सिद्धांत और स्वतंत्रता संबंधी विचारों को अपनाया। तो राय ने बेंथम से ही वैधानिक अधिकारों का सिद्धांत और स्वतंत्रता संबंधी विचारों को अपनाया। यह बेंथम की असाधारण प्रतिभा का ही प्रमाण था कि उसके न्यायशास्त्र यानी जूरिस्प्रूडेंस को जॉन अस्टिन ने, लोकतंत्र सिद्धांत को जे.एस. मिल ने, व उपयोगितावाद को तो लोकतंत्र सिद्धांत को जेम्स मिल कौन था? जे.एस. मिल का पिता। और उपभोक्तावाद को जे.एस. मिल ने आगे बढ़ाया है। तो ये बेंथम की असाधारण प्रतिभा का ही प्रमाण था कि उसके न्यायशास्त्र यानी जूरिस्प्रूडेंस को जॉन अस्टिन ने, लोकतंत्र सिद्धांत को जेम्स मिल ने, व उपयोगितावाद को जे.एस. मिल ने आगे बढ़ाया। बेंथम ने न्यायाधीशों को जजेस एंड कंपनी कहकर उन्हें व्यापारी कहता है। उनके अनुसार हमारे कानून न्यायाधीशों द्वारा न्यायाधीशों के लाभ के लिए बनाए जाते हैं। बेंथम के अनुसार एक राजनीतिक उपकरण ऑपरेटर्स के रूप में उदार लोकतंत्र शासकों के प्रति शासकों की जवाबदेही को सुनिश्चित करेगा। बेंथम के अनुसार व्यक्तियों का योग ही पूरा विश्व है, समाज व राज्य कृत्रिम संस्थाएं हैं। बेंथम ने स्वतंत्रता नहीं है तो खुशी को राज्य का उद्देश्य बताया। बेंथम को मुक्त व्यापारियों का पिता कहा जाता है। बेंथम के अनुसार जो चीज़ें नैतिक या सामाजिक हैं वही वैधानिक जीवन के लिए सही है। फिर बेंथम से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली नेप्टिकॉन है, ये जेल सुधार संबंधी योजना है। क्रिस्टोमेथिया, ये महिला शिक्षा संबंधी पाठ्यक्रम है। फिर मोनिटोरियल सिस्टम ये क्या है? प्रतिभाशाली बच्चों द्वारा कक्षा के अन्य छात्रों को पढ़ाने की योजना है। फिलोसफिक कैलकुलस, तो ये क्या है? सुख दुख मापने की पद्धति है। स्प्रिंग ऑफ एक्शन क्या है? सुख दुख के मापने के लिए एक विस्तृत मानचित्र। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से अपना बेंथम खत्म होते हैं। तो कमेंट करके बताइए कि आपको सीरीज कैसी लग रही है दोस्तों, और लाइक सब्सक्राइब करिए। और इसमें बहुत सारे अच्छे तत्वों को संकलित किया गया है, तो ये वन शॉट डिवीजन रहने वाला है आपको। इससे बाहर आपको देखने की कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसकी गारंटी है आपको किसी भी पेपर में। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। चलिए मिलते हैं अगली सीरीज में, जहाँ पर हम लोग अब जे.एस. मिल को पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।